इतना ट्रैफिक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम टीवी के ड्रामा सीरियल परिज़ाद के बारे में। जी तो दोस्तों, अगर आप इस ड्रामे की स्टोरी, इस ड्रामे की कास्ट के मुतल्लिक जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, ये ड्रामा सीरियल हाशिम नदीम के लिखे गए नावल परिज़ाद पर बनाया गया है। ये कोई आम राइटर नहीं है, बल्कि खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 और रक़्स बिस्मिल के राइटर भी यही हाशिम नदीम हैं। और दोस्तों, इस ड्रामा सीरियल को डायरेक्ट किया है शहजाद कश्मीरी ने, जिसने सब्बात ड्रामा डायरेक्ट किया था जो कि बहुत ही पॉपुलर हुआ था। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस ड्रामे की स्टोरी के बारे में। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस ड्रामे को परिज़ाद का नाम दिया गया है तो इसी वजह से हमारे जहन में यही ख्याल आता है कि इसके साथ जो करैक्टर होगा वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा, क्योंकि परिज़ाद नाम ही बहुत ही प्यारा है। लेकिन दोस्तों, ये बात बिल्कुल इसके बरअक्स है कि इसके साथ जो कैरेक्टर मुंसलिक है वो बहुत ही बदसूरत है। उसका सांवला सा रंग होता है, गरीब घराने में पैदा होता है, लेकिन फिर भी उसकी माँ ने उसका नाम परिज़ाद रख दिया है। और दोस्तों, उसके इसी कलर की वजह से, उसके इसी रंग की वजह से लोग उसको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, उसको ताने भी देते हैं और उसको जगह जगह मार भी पड़ती है इसी वजह से। और वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है अपने इसी रंग की वजह से, इसी बदसूरती की वजह से। दोस्तों, अगर इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी का हम निचोड़ निकालें तो निचोड़ ये बनता है कि एक बदसूरत हुस्न परस्त इंसान, यानी कि परिज़ाद एक बहुत ही बदसूरत होता है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा हुस्न परस्त होता है। मतलब ये है कि वो जिस भी खूबसूरत लड़की को देखता है तो बस उसी के पीछे दौड़ पड़ता है और उसी को ही अपने दिल में जगह दे देता है। बस हर वक्त उसी के बारे में सोचता है। मतलब ये है कि वो जिसको भी देखता है उसी पर ही फ़िदा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, परिज़ाद की बदसूरती की वजह से हर लड़की उसको ताना देती है और उसका मजाक उड़ाती है, जिसकी वजह से परिज़ाद को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा पछताता है कि मैं इतना बदसूरत आखिर क्यों हूँ। उसको हर लड़की अक्सर यही ताना देती है कि अपना नेम देखो परिज़ाद, कितना खूबसूरत नेम है, लेकिन अपनी शक्ल देखो, अपना रंग देखो, कितने बदसूरत इंसान हो तुम। लेकिन परिज़ाद एक हुस्न परस्त इंसान होता है, तो वो जब भी किसी खूबसूरत लड़की को देखता है तो बस उसी पर फ़िदा हो जाता है और उसी के बारे में सोचना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों, जब हर लड़की उसको अब उसकी बदसूरती का ताना देती है तो उसको अंदर से फ़ील होता है कि शायद ये लड़कियां उसके लिए नहीं बनी, क्योंकि वो तो बहुत ही बदसूरत है और ये लड़कियां तो बहुत ही खूबसूरत हैं। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से वो तंग आकर आखिरकार वो पाकिस्तान से बाहर किसी और मुल्क में चला जाता है और वहाँ जाकर खूब मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है। और दोस्तों, जब इसके बाद वो अपना वतन वापस पाकिस्तान पहुंचता है तो यहाँ पर कहानी कुछ उलट हो जाती है कि एक नाबीना लड़की को उसके साथ प्यार हो जाता है, क्योंकि वो लड़की तो नाबीना होती है। उसने यहाँ पर परिज़ाद को नहीं देखा होता कि परिज़ाद खूबसूरत है या बदसूरत, तो इसीलिए उसको उसके साथ प्यार हो जाता है। तो यहाँ पर परिज़ाद को भी उस नाबीना लड़की से प्यार हो जाता है और वो इसके इश्क में मुब्तला हो जाता है और उसको दिलो जान से चाहता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भी कहानी में ट्विस्ट आता है कि उसका कज़न इनके दरमियान आ जाता है और इस तरह परिज़ाद के हाथ से ये नाबीना लड़की भी चली जाती है और वो काफ़ी टाइम तक उसके बारे में भी सोचता रहता है। इस तरह दोस्तों, परिज़ाद को हर तरफ से दुख और सदमात का सामना करना पड़ रहा होता है और वो हर जगह से उसको बस यही ताने मिल रहे होते हैं और जुदाई का गम ही मिल रहा होता है। इसी तरह दोस्तों, एट द एंड, ड्रामे के एंड पर परिज़ाद की डेथ हो जाती है और इस तरह ड्रामा ख़त्म हो जाता है। अगर दोस्तों देखा जाए तो इस ड्रामे की स्टोरी दूसरे ड्रामों से बिल्कुल मुख्तलिफ है और इस ड्रामे की इसी स्टोरी की वजह से ये ड्रामा पॉपुलर होगा और इंडस्ट्री में बहुत ही हिट जाएगा। जी तो दोस्तों, अगर हम बात करें इस ड्रामे की कास्ट की तो इस ड्रामे की कास्ट में सबसे पहला नाम अहमद अली अकबर का आता है, जो कि परिज़ाद का रोल प्ले कर रहा है। अहमद अली अकबर मोहम्मद अली अकबर के बेटे हैं और रावलपिंडी में पैदा हुए। और दोस्तों, ड्रामा इंडस्ट्री में आने से पहले अहमद अली अकबर एक टेनिस प्लेयर थे। अहमद अली अकबर ने पाकिस्तानी बहुत ही सुपरहिट ड्रामों में काम किया है, जिनमें अहद वफ़ा, तजदीद वफ़ा और फिर वही मोहब्बत और भी बहुत सारे ड्रामा हैं। और दोस्तों, इसने लाल कबूतर फ़िल्म में भी काम किया है। और दोस्तों, इसके बाद इस ड्रामे की कास्ट में उसना शाह का नाम आता है। उसना शाह बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं।
उष्णा कनाडा में पैदा हुई और कनाडा में ही अपनी स्टडी कंप्लीट कर रही थी, लेकिन दोस्तों इसको एक्टिंग का इतना ज़्यादा शौक था कि इसने अपनी स्टडी को छोड़ दिया और एक्टिंग की तरफ माइल हो गई और ड्रामा इंडस्ट्री में अपना कदम रखा। इसके बाद दोस्तों इस ड्रामे की कास्ट में नाम आता है उर्वा हुसैन का, जो कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस मावरा हुसैन की बहन है और फरहान सईद की वाइफ हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ही टैलेंटेड और ख़ूबसूरत एक्ट्रेस हैं जिसने बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट्स में काम किया है और इसके ड्रामे बहुत ही सुपर डुपर हिट ड्रामे साबित होते हैं। और दोस्तों इसके बाद इस ड्रामे की कास्ट में नाम आता है सबूर अली का, जो कि बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस हैं और इस ड्रामे में मेन रोल प्ले कर रही हैं। सबूर अली इस ड्रामे में एक मार्शल आर्ट का रोल प्ले करते हुए दिखाई जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, सबूर अली पाकिस्तानी एक्ट्रेस सजल अली की बहन है। सबूर अली एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिसको जिस टाइप का भी रोल दिया जाए वो उसी को उतने ही खूबसूरत अंदाज में परफॉर्म करती हैं। और यहाँ पर परिजाद की मुलाकात हो जाती है सबूर अली से और वो उसको देखते ही उस पर फ़िदा हो जाता है और वो उसको कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन सबूर अली उसके रंग को, उसकी बदसूरती को देखते हुए उसे कहती है कि तुम इस मोहल्ले में पैदा ही क्यों हुए, तुम एक गलत जगह पर पैदा हो गए हो, तुम तो बदसूरत हो। बस उसी को उसकी बदसूरती के ताने देती है और उसका मजाक उड़ाती है और यहाँ तक कि वो उसको मारती भी है। लेकिन परिजात फिर भी बाज नहीं आता, वो जिस लड़की को भी देखता है उसी पर फिदा हो जाता है। कभी किसी के घर झांकता है तो कभी किसी छत पर चढ़ के किसी लड़की को देखता है। इस तरह मोहल्ले वाले तंग आ जाते हैं उससे और वो उसको पकड़कर खूब मारते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं। वो उसको ये कहते हैं कि तुम हमारी लड़कियों को छेड़ते हो, हर लड़की पर नज़र रखते हो। इसी तरह दोस्तों वो इन सब से तंग आकर पाकिस्तान छोड़कर बाहर के मुल्क चला जाता है। वहाँ पर खूब पैसा कमाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, वहाँ से पैसे अपने घर भेजता रहता है। लेकिन फिर वहाँ पर भी उसकी मुलाकात किसी खूबसूरत लड़की से होती है और वो भी उसको धोखा देकर चली जाती है। इसके बाद जब वो वतन वापस आता है तो उसकी मुलाकात एक नाबीना लड़की से होती है और नाबीना लड़की को उससे मोहब्बत हो जाती है, लेकिन उसने उसको देखा हुआ नहीं होता तो फिर किसी रीज़न की वजह से वो नाबीना लड़की भी उसको छोड़ देती है और फिर वो उसके गम में भी काफ़ी टाइम निडाल रहता है। और इसी तरह एट द एंड परिजाद यानी अहमद अली अकबर की डेथ हो जाती है। इस तरह इस स्टोरी का अख्ताम हो जाता है और ये ड्रामा अपने अख्ताम को पहुंच जाता है। जी तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन लाजमी दबाइएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ उष्णा शाह। और अगर आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं तो आप जानते होंगे कि पिछले कुछ हफ्तों से मैं एक हाची नाम के कुत्ते की तलाश में हूँ। हाची एक गोल्डन लैब्राडोर है जिसको 25 अक्टूबर कालाशाह काकू ऐसे गार्डन से चुरा लिया गया था। सो वी आर लुकिंग फॉर हाची और उसको ढूंढने का रिवॉर्ड है 1 लाख रुपए। लेकिन उस रिवॉर्ड को अब मैं बढ़ा रही हूँ आपके लिए। अगर आपको हाची का पता है, अगर आप हाची के बारे में जानते हैं या आपके थ्रू कोई हाची को ढूंढ के हमारे तक पहुँचाता है तो एक और प्राइज़ कि आप पाकिस्तान में जहाँ भी हैं आपको एक टिकट दी जाएगी टू विज़िट मी इन कराची, टू विज़िट मी मेरे सेट पे एक दिन गुजारने के लिए, मेरे फिल्म सेट या ड्रामा सेट पे, और एक ज़बरदस्त सा लंच या डिनर मेरे साथ करने पे, ऑफ कोर्स मेरी ट्रीट, और एक 5 स्टार होटल में स्टे। दिस इज़ इन एडिशन टू द रिवॉर्ड विच इज़ 100,000 रुपीज़ अगर आप हमें हाची का पता दिला सकते हैं। तो अब आपने ये करना है कि आपने हेवनली एक्सपीडिशंस के पेज पे जाना है, वहाँ पे हाची की सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है और उसको वायरल करना है। अगर हाची आपके थ्रू आता है तभी आपको ये इनाम मिलेगा, या अगर आप डायरेक्टली हाची को हम तक पहुंचाते हैं तब भी आपको ये इनाम मिलेगा। कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। वी विल नॉट आस्क हाउ यू नो ऑफ हाची एंड व्हाट हैपेंड, वी जस्ट वॉन्ट द डॉग बैक। सो प्लीज़ 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 हेल्प अस आउट। आप सिर्फ उस कुत्ते को हमारे तक पहुंचा दें। मैं आपसे वादा करती हूँ कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, कोई पुलिस केस नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जस्ट प्लीज़ ब्रिंग हाची बैक। हाची एक गोल्डन लैब्राडोर है, उसकी जो डिस्टिंक्शंस हैं वो उसकी बैक साइड पे एक टेनिस बॉल जितना एक फैट डिपॉजिट है। सारी इन्फॉर्मेशन हेवनली एक्सपीडिशंस के पेज पे है। ऐसे गार्डन्स में कालाशाह काकू 25 अक्टूबर पे एक टेंट पेगिंग इवेंट हो रहा था जहाँ से वो चोरी हुआ। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हाची की मार्केट वैल्यू, जो मॉनेटरी मार्केट वैल्यू है, वो इतनी नहीं है। रिवॉर्ड 1 लाख है, उसको हम बढ़ा नहीं सकते ब्लैकमेल रीजंस की वजह से, लेकिन ये भी आपको एक गिफ्ट साथ में दे रहे हैं। हाची न्यूटर हुआ हुआ है, उसका ऑपरेशन हुआ हुआ है, उसके बच्चे नहीं हो सकते, वो किसी के कोई काम का नहीं है, वो एक सिंगल ओनर डॉग है, वो आपसे कभी प्यार भी नहीं कर सकेगा अगर आपके पास है। तो उसको प्लीज़ घर पहुंचा दीजिए।
आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, आप बस उसको घर पहुंचा दें और आपको 1 लाख रुपीज़ भी मिलेंगे और साथ से ये भी इनाम, आप फिल्म सेट या ड्रामा सेट पे टाइम स्पेंड कीजिए मेरे साथ और मेरे और फ्रेंड्स के साथ लंच कीजिए, डिनर कीजिए कराची में, एंजॉय कीजिए, एक हॉलीडे मनाइए और वापस चले जाइए, नो क्वेश्चंस आस्क्ड एंड ऑफ कोर्स 100,000 रुपीज़ प्राइस। अब आपने ये करना है कि आप हेवनली एक्सपीडिशंस के पेज पे जाएं, हाची की सारी इन्फॉर्मेशन देखें, उसको वायरल करें, आप जितना कर सकते हैं उसको अपने पेजेस पे लगाएं, सोशल मीडिया पे लगाएं और इंशाल्लाह आपके थ्रू जो भी हमें कांटेक्ट करेगा और उसके पास अगर हाची हुआ तो आपको भी ये इनाम मिलेगा एंड ऑब्वियसली उनको भी। सो प्लीज़ 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 हेल्प अस फाइंड हाची। और अगर आपके पास हाची है तो मेरी दरख्वास्त है, आपसे भीख मांग रहे हैं कि आपके कोई काम का नहीं है वो कुत्ता, हम लोग इधर तड़प रहे हैं, प्लीज़ 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 फाइंड हाची फॉर अस एंड ब्रिंग हिम होम एंड वी वुड लव टू हैव अ वंडरफुल लंच और डिनर विद यू इन कराची। सो प्लीज़ उसको वापस पहुंचा दें। मेरा आपसे दावा है पर्सनली कि कोई रेपरकशंस नहीं होंगे, कोई पुलिस केस नहीं, कोई इश्यूज़ नहीं, कोई सवाल भी नहीं उठेगा, बस उसको वापस ले आएँ और इस चीज़ को वायरल करें अगर आपके पास हाची नहीं है और हमें हाची तक ले जाइए। थैंक यू सो मच। डूब डूब जावे दिल मेरा, चंद याद सजन दिया डूब डूब जावे। So people think I'm quite fit, which I can be, but there's a lot of stuff that's broken or messed up. So for that, I actually need a lot of gear, like an old lady coverage. So I need to wear this back brace because I have a weak back and a misaligned hip. I have zero cartilage in my right knee, so I definitely need this, and I definitely need it fixed. And so when I'm lifting, which I'm not that much these days, but I'm gonna start. So when I'm doing strength training, I cry about my grip. I can't do pull-ups without a grip, and I cry because I feel like it chafes like an old lady. So I've got my Aphnatics. Oh, sorry. I've got my Aphnatics grips right here, which is taking me a second to figure out. It's nice and tight. I'll only wear one for now. And then this is like my most favorite thing in the world because I need resistance while I'm lifting. Because I need resistance while I'm doing lower body. So everyone needs resistance. I have my Aphntic resistance thingies for my legs. I don't know what they're called, but they're like a really good substitute for the bands that you normally get because you can just leave them on. So I'm going to tighten this. So when I'm all ready, if I'm wearing black and I have my hair in a ponytail and I look half decent, which is not every day, I kinda, sorta, look like Lara Croft. Assalamualaikum, this is Urva Hussain and this is a shout out for my dear friend Fahad Hussain for his new luxury lawn collection. Fahad, all the luck to you. I'm looking forward to all the designs and colors. Lots of love. Assalamualaikum, मैं हूँ Urva Hussain. I received this box in my mail today from Shan. देखते हैं इसके अंदर क्या है. Okay, so there's a lot of Shan masalas. We have a lovely candle. There's a mug as well. Wow. So Shan is celebrating their 40 years anniversary. So congratulations, Shan, on completing 40 years. Shan has always made cooking very easy for me, and I think a lot of women around the globe feel the same way. Shan का जो taste है वो मुझे बहुत nostalgic भी कर देता है because it takes me back to my childhood. So thank you, Shan, for making cooking so easy and so delicious. Hi Amna, how are you? I'm good, thank you. Thank you, Ishna. How are you? I'm very well. So Amna, मैं आपके साथ ये सेशन इसलिए करना चाह रही थी because for those who don't know, आप एक self-taught vegan chef हैं और आप लोगों की मदद करने के लिए ताकि लोगों को एक plant based lifestyle को अडैप्ट कर सकें, आप बहुत ज़बरदस्ती रेसिपीज बनाती हैं, वेस्टर्न भी और पाकिस्तानी भी, और
आई थिंक कि जो आप काम कर रही हैं, बिकॉज इसके कोई सच रिटर्न्स नहीं है, इट्स नॉट फॉर प्रॉफिट, इट्स सच अ वंडरफुल थिंग टू डू। और ये लाइफस्टाइल है जो बहुत सारे लोग अब इसको अपना रहे हैं। मैंने भी कोशिश की 1-2 हफ्ते के लिए, एंड आई थिंक इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता मैं भी ट्रांजिशन करूंगी। तो सबसे पहले तो मैंने आपका शुक्रिया अदा करना है कि आप ऐसे कर रही हैं। Thank you so और much. दूसरा मैंने आपसे पूछना है कि आप मेरे ऑडियंस को बताएं, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जिसने मुझे मेरी सेहत में बहुत हेल्प की। आप बताएं, वीगन होने में और वेजिटेरियन होने में क्या फर्क है? अच्छा, वीगन होने में, वेजिटेरियन होने में मुझे भी टाइम लगा था समझने में, बिकॉज आई स्टार्टेड ऑफ बाय बीइंग वेजिटेरियन फर्स्ट। तो सबसे पहले तो मैंने हर किस्म का गोश्त, चिकन, मछली, ये सब खाना छोड़ दिया था। दैट वाज बीइंग वेजिटेरियन। और वीगन होने के बारे में मुझे तब आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि उसमें आप यू डोंट जस्ट क्विट ईटिंग एनिमल्स, बट आप एनिमल प्रोडक्ट्स भी क्विट करते हैं, एनिमल बाय प्रोडक्ट्स भी क्विट करते हैं। एनिमल प्रोडक्ट्स यानी कि भैंस का दूध, दूध, ठीक है, अंडे, शहद, और बाय प्रोडक्ट्स यानी कि चीज, योगर्ट, इस तरह की चीजें, आइसक्रीम और अदर थिंग्स जो और रिफाइंड प्रोडक्ट्स भी हो जाते हैं। So that's basically like, and then vegan, that's like a plant-based lifestyle. Or jo being vegan is a little more than just eating plants and plant products, but it's also about quitting like wearing leather and anything to do with anything animals. just वो तो एक पूरा अलग से लाइफस्टाइल है, और वो तो जो लोग बहुत एक्सट्रीम पे जाना चाहे वो जाते हैं, खास तौर पे बाहर के मुल्कों में, स्टेट्स में और यूके में और यूरोपियन कंट्रीज में बहुत होता है। फिलहाल, और मेरे बहुत जानने वाले हैं जो पाकिस्तान में भी ऐसे कर रहे हैं। फिलहाल ये एक्सट्रीम ट्रांजिशन काफी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता, कन्वीनियंट नहीं होता, मेरे लिए भी नहीं था इतना एक्सट्रीम ट्रांजिशन। और हम एक बहुत कार्निवरस कल्चर है, हमारे कल्चर में गोश्त है, बहुत सारी चीजें। तो इसमें डेल्व करने से पहले मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगी, और फिर हम बाकी चीजों में जाएंगे। कि सबसे पहली बात कि जब एक जानवर, when an animal is being used to give you produce, अगर आप एक भैंस से आप दूध ले रहे हैं, राइट? एक जमाना था जब एक गांव में या एक शहर में इतनी भैंसें थी और उनका दूध आता था मिलावट के साथ ही, लेकिन दूध आता था और सबको पहुंचता था, एंड दैट वाज द एंड ऑफ इट। लेकिन अब इस मुल्क, इस दुनिया में 7 बिलियन से ज्यादा लोग हैं। और जब आपके पास इतने लोग हों और आपके पास फिर कितनी भैंसें होती हैं जिनके साथ कितना बुरा सलूक होता है वो दूध लेने में, उनको उनके कैफ से अलग कर दिया जाता है बहुत बेदर्दी से, हालांकि उस कैफ का, वो जो उनका बच्चा होता है भैंस का, उसका भी एक हक है, एक हिस्सा उसका हक है, क्योंकि दूध तो उसके लिए होता है। क्योंकि सिर्फ एक भैंस दूध नहीं देती, एक माँ दूध देती है। सो आप उसको उससे अलग करते हैं बहुत बेदर्दी से। वो एक स्लॉटर हाउस चला जाता है, फिर आप उसको ढेर सारे हार्मोन्स देते हैं, आप उससे बच्चे पैदा कराते हैं जबरदस्ती कि वो दूध देती जाए। तो ये, और वो फिर ढूंढती है अपने बच्चे को, तड़पती है, रोती है, बिकॉज उसने भी उसको अपने पेट में रखा होता है इतनी देर, वो भी एक माँ है, वो तड़प जानवर में भी उतनी होती है और इंसान में भी। सबसे पहली बात तो ये कि ये एक बड़ी क्रूअल चीज है जो हम करते हैं। दूसरी बात कि हम सारी जिंदगी ये सुनते हुए आ रहे हैं कि डेयरी इज गुड फॉर यू, कैल्शियम है और ये है और वो है, क्योंकि मिल्क इंडस्ट्री बहुत बड़ा, इट्स अ वेरी पावरफुल ग्रुप। लेकिन अब पता चल रहा है कि डेयरी इज नॉट गुड फॉर यू। लाइक मुझे पीसीओएस है, मुझे डेयरी सख्ती से मना है, तो मैं कभी अगर कोई आइसक्रीम या किसी पॉइंट पे थोड़ी बहुत खा लूं तो खा लूं, वरना आई डोंट ड्रिंक मिल्क, मैं नट मिल्क खाती हूँ। आई डोंट रियली, आई एम नॉट ऑब्सेस्ड विद चीज, आई रियली अवॉइड डेयरी। तो आपका इस पे क्या कहना है? नहीं, 100% अग्रीड विद यू। मैं थोड़ा सा वापस जाऊंगी वीगन लाइफस्टाइल को एक्सप्लेन करने के लिए कि वीगन लाइफस्टाइल के मतलब कहने में एक्सट्रीम है, इसलिए बिकॉज हम इतना ज़्यादा यूज टू हो चुके हैं अपने अराउंड एनिमल मेड प्रोडक्ट्स के, हम यूज में भी उनको यूज में लाते हैं, चाहे लेदर में होता है, मेकअप में होता है, शूज में होता है, बैग्स में होता है, इस तरह की चीज़ों में वो आता है। लेकिन अल्टीमेटली इसकी डेफिनेशन यही है कि इफ यू आर कॉलिंग योरसेल्फ वीगन, दैट मीन्स कि आपने अपनी हर किस्म की, सिर्फ खाने पीने में नहीं, अपने रोजमर्रा के जिस किस्म के भी इस्तेमाल में आपने एनिमल फ्री प्रोडक्ट्स जो है इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। इसलिए मैं अब कोशिश ये करती हूँ कि मैं अपने आप को प्लांट बेस्ड
लाइफस्टाइल से आइडेंटिफाई करती हूँ और वीगनिज्म को मैं एस्पायर करती हूँ बिकॉज मैं आहिस्ता आहिस्ता उसमें भी जा रही हूँ. यस आई एम. हाँ इस तरह से है या बिल्कुल इस तरह से है. और डेयरी काफी लोग प्लांट बेस्ड की तरफ जा रहे हैं, काफी सारे लोग. मतलब नॉट आई थिंक अभी भी बहुत there's a long way to go. लोगों को समझ No, I meant all over the world and I meant even in Pakistan कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसा नहीं है. And I think क्योंकि लोगों को लगता है कि पॉसिबल नहीं है और thanks to your Instagram and other portals like that, it is possible. There are so many people, so many of my friends go plant based. इससे मैं एक और चीज पे आती हूँ, हेल्थ पे जो अफेक्ट करता है प्लांट बेस्ड लाइफस्टाइल. एकदम से आई थिंक ट्रांजिशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मेरे लिए है. पर आई थिंक कि एक ग्रेजुअल चेंज लाना, अपनी मीट और एनिमल कंजम्पशन को कम कर देना, वो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी होती है. बिकॉज जितना ग्रेजिंग लैंड और ग्रीन हाउस एमिशंस ये कैटल और ये सब चीजें लेती हैं, आपको तो पता ही है. ये अमेज़न में जो आग लगी थी इसीलिए लगी थी ताकि इनको ग्रेजिंग ग्राउंड मिले. तो हम बहुत ज्यादा मीट कंज्यूम करते हैं. हमारे एंसेस्टर्स इतना नहीं करते थे. इट वाज नॉट इम्पोर्टेंट. एक जमाना था जब आपके पास एक गाय एक भैंस थी और आप उसको पालते थे, उसकी एक अच्छी खुले मैदान में जिंदगी होती थी और फिर इवेंचुअली उसको ज़िबा करके उसका गोश्त खाते थे और बहुत देर चलाते. अब तो ये है कि जिस तरीके से पाला जा रहा है और जिस तरीके से मारा जा रहा है, अगर आप कुर्बानी के जानवर भी देखें तो कई दफा it's cruel. उनको जो फीड दी जाती है that's cruel. उनको जिस तरीके से मारा जाता है, जिस तरीके से एक दूसरे के सामने मारा जाता है, that's cruel. कुर्बानी के जानवर भी जिस बेदर्दी से मार देते हैं, बहुत cruel है. उनको इतना, कई लोग हैं जो इतना फिराते नहीं है, उनको बांध के गर्मी में रखते हैं. तो ओवरऑल जिस तरीके से हम एनिमल्स को ट्रीट करते हैं इट्स रियली बैड. और क्योंकि मीट कंजम्पशन इतनी हाई हो गई है, लोगों को गाउट के बहुत मसले हैं यहाँ पे, हॉर्मोन्स के बहुत मसले हैं. जिस तरह चिकन्स को हम रखते हैं टंग जंगलों में, चिकन्स को तो खुले फिराना होना चाहिए. सो इस तरीके से तो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर टर्निंग अराउंड. एंड आई थिंक कि अगर हम अपनी मीट कंजम्पशन अगर हम रोकना नहीं चाहते, अगर हम कम ही कर लें तो एनवायरनमेंट पे बहुत फर्क पड़ेगा. आप मुझे बताएं. हाँ जी, सॉरी कंटिन्यू. मैं ये पॉइंट आउट करना चाहूंगी, लाइक अब यू रेज्ड सम एक्सीलेंट पॉइंट्स. लेकिन जो आपने कहा ना कि हमारे एंसेस्टर्स जिस तरह एक वो फ्री रेंज फार्मिंग सिस्टम होता था जिसमें भैंस होती थी, बिल्कुल, और वो गोश्त जो है वो बहुत कम कंज्यूम किया जाता था. लेकिन अब जो साइंटिफिक कम्युनिटी, मॉडर्न साइंस ने प्रूव कर दिया है कि मीट कंजम्पशन, मतलब दिस इन लाइक, मैं ये पॉइंट्स इसलिए नहीं हाईलाइट करी कि मैं लोगों को प्रेशर करना चाहती हूँ कि वो बिल्कुल कंप्लीटली खत्म कर दें इस चीज को, नो. लेकिन द राइट इंफॉर्मेशन शुड गो आउट. तो इवन इफ कि अगर आप जो है वो आप जितनी ज्यादा फ्री रेंज फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लें, ये एक इंडस्ट्री बन गई है. एनिमल एग्रीकल्चर एक इंडस्ट्री बन गई है, ठीक है, और ये बहुत हेवीली कंट्रीब्यूट कर रही है हमारे एक अनसस्टेनेबल कंप्लीटली लाइफस्टाइल को. लेकिन बावजूद इसके कि अगर हम इसको एक सस्टेनेबल ले आए, उसके हेल्थ इफेक्ट्स फिर भी हैं हमारी. ये तो एक कोविड तो एक ग्लोबल पैंडेमिक है ही, बट ऑलरेडी जो है कुछ इस तरह के पैंडेमिक्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं और हम उनको नोटिस नहीं करते. फॉर एग्जांपल हार्ट डिजीज, फॉर एग्जांपल ओबेसिटी, फॉर एग्जांपल ऑटो इम्यून डिजीजेस. ये सारी प्रिवेंटेबल रिवर्सिबल कंडीशंस हैं जो कि इतनी कॉमन हैं हमारी फैमिलीज में, हमारी इमीडिएट फैमिलीज में, हमारी एक्सटेंडेड फैमिलीज में. और ये जो है इनका लार्जली इनका जो रीजन है वो एनिमल बेस्ड फूड है. तो जितना ज्यादा आप इन चीजों को अपनी डाइट से कम कर सकते हैं, मतलब व्हाई वेट टू गेट सिक, ठीक है, मतलब आपको मतलब आप जाते हैं डॉक्टर के पास. The benefits of dropping meat to an extent. Like मैं 2 हफ्ते के लिए बिल्कुल vegan हो गई थी, vegan in the sense plant based हो गई थी, और अब मैंने बहुत कम कर दिया है. And मैंने इन 2 हफ्तों में बहुत वजन मेरा कम हुआ और मैं बहुत I became very active and I realized कि बहुत सारे बड़े celebrities जो superstars हैं, they become vegan for a better, healthier lifestyle. Like कुछ तो है ही vegan, जैसे Joaquin Phoenix and all. They live that, Paul McCartney and
लेकिन जब कि बियॉन्से आप उसका फिगर देखें, वो जब भी कोई बड़ा सा शो करती है तो उससे पहले 22 दिन या 30 दिन शी गोज कम्प्लीटली प्लांट बेस्ड बिकॉज इट डिटॉक्सेस योर सिस्टम एंड शी That's स्वेयर्स true. बाय इट। मैंने उसके इंटरव्यूज देखे हैं, किम कार्दाशियन कम्प्लीटली शी इज वीगन। That's सो true. इट्स पॉसिबल। पाकिस्तान में हमेशा कहा जाता है क्योंकि बाहर तो मीट सब्स्टिट्यूट्स भी हैं, इम्पॉसिबल मीट है, बियॉन्ड मीट है, इम्पॉसिबल बर्गर है, इतने लैब क्रिएटेड मीट्स हैं जिनका फील और टेस्ट मीट जैसा है। यू हैव बीन पैटीज, यू हैव सोय प्रोडक्ट्स। पाकिस्तान में इतनी चीजें ऑब्वियसली नहीं है। तो आप एज अ प्लांट बेस्ड पर्सन किस तरह यहाँ मैनेज करती हैं खाना और वो सब? So जब किसी ने ट्रांजिशन करना होता है, अगर इफ आई हैड दीज प्रोडक्ट्स, अगर मेरे लिए अवेलेबल होते, शायद मेरा भी ट्रांजिशन करना आसान होता। टेक्सचर्ड वेजिटेबल प्रोटीन अगर मिल जाए या सोय प्रोटीन मिल जाए, सोय ग्रैन्यूल्स होते हैं, वो मिल जाए तो वो उससे मीट सब्स्टिट्यूट्स बन जाते हैं, तो वो हो जाता है। बट आई थिंक कि मैंने अपने आप को इस प्रोसेस में इतना एजुकेट कर लिया था कि मैं बिल्कुल मैं मोटिवेट हो गई थी कि मुझे मीट की जरूरत नहीं है। मेरी प्लेट जो है, वो खाने की प्लेट, उसमें कुछ किसी किस्म की मुझे उस टेस्ट की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं क्रेव भी करती थी तो मैं अपने आप को रिमाइंड कराती थी और फर्दर एजुकेट करती थी कि मैंने क्यों ऐसा किया है, ठीक है। और फिर मुझे पता चलता था कि because of these reasons, health reasons, environmental reasons, ethical reasons, ठीक है। तो ये चीज होती है। बट कमिंग बैक टू पाकिस्तान का में वेराइटी ऑफ वेजिटेबल्स, वेराइटी ऑफ फ्रूट्स। अब यू सेड कि आपने 2 weeks के लिए you carried on that diet, but then reversed. So it's never a straight line. It is a zigzag process. You fall off the bandwagon, you jump back on. And I want to get back on it. So plants are generally very low in carbs. They're high in fiber and minerals and antioxidants and all these good nutrients. But वो बहुत आपको जल्दी भूख लगा देते हैं, ठीक है। So that's why you start feeling so it's important to check your calorie count कि you're taking, because otherwise a butter, cheese, milk, meat खाएंगे तो आप fuller feel करेंगे। बट आहिस्ता आहिस्ता ट्रांजिशन भी करें। फॉर एग्जाम्पल वीकडेज पे यू कैन जस्ट ईट वेजिटेबल्स एंड राइट, और वीकेंड्स पे आप मीट खा लें या एक दिन खा लें या रात को खा लें, सुबह ना खाएं, इस तरह से। बिल्कुल। बट मुझे ये लगता है कि अगेन एक जो वो क्लेंस फील होता है, मुझे लगता है मैं हर वक्त एक क्लेंस पे होती हूँ, ठीक है। आई हैवंट टर्न्ड इनटू अ सुपर ह्यूमन, मैं कोई health personified human being नहीं बन गई हूँ। I still have my health issues as well, but yes, they have profoundly improved, ठीक है, in the last जब से आपने plant-based lifestyle, जब से plant-based lifestyle, especially dairy quit करने के बाद, animal, I felt मुझे जब मैंने animal products quit किए तो मुझे लगा कि oh my god, मुझे सब पहले ये करना चाहिए था शायद, और बाद में शायद मुझे dairy तो जब से मैंने almost quit किया है, it's changed my life completely. मेरी इन्फ्लेमेशन कम हो गई है, मैं हर तरीके से इतना बेहतर हो गया। डेयरी तो है ही आपके लिए बुरी, बिकॉज ये इसमें जो एंजाइम्स हैं, ये अब स्टडीज शो करती हैं, जो डेयरी इंडस्ट्री आपको नहीं बताना चाहती, कि ये एंजाइम्स आर नॉट गुड फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम। इतने लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं। उसके अलावा भी it's just overall bad for you. It's for a baby cow. Yeah. You're not a baby cow. You're not a baby cow. Absolutely. Exactly. It's for carbs. तो इसलिए उनको इतने बड़े सब्स्टिट्यूट्स हैं। जब से मैंने कैश्यू मिल्क या कोकोनट मिल्क या नट मिल्क या आलमंड मिल्क या जो भी खाने पीने शुरू किए, माय लाइफ इज चेंज। इतने लाइट होते हैं, इनका टेस्ट बेहतर होता है, इनमें भी वही प्रोटीन्स, वही कैल्शियम। आई थिंक आलमंड मिल्क हैज मोर कैल्शियम than actual milk. That's true. And so ये बहुत बड़ा misconception है, बटर आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, दूध आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि अपनी प्रोटीन कंटेंट, वो प्रोटीन काउंट कैसे पूरी करती है, प्रोटीन कहाँ से आती है? नहीं, so protein, it's all there. It's all in lentils, it's all in nuts, it's all in the seeds, it's all in the legumes, the beans. It's all there. And जितनी हमें जरूरत है, उतना जितना ह्यूमन बॉडी को जरूरत है, उतनी प्लांट्स के अंदर है, ठीक है। कैल्शियम इज समथिंग जो कि आप जो है उसके बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ता है कि पाकिस्तान में कैल्शियम फोर्टिफाइड मिल्क, नट मिल्क्स नहीं मिलते हैं। जो नेचुरल प्लांट मिल्क्स मिल रहे हैं उसमें भी कैल्शियम फोर्टिफिकेशन नहीं होती है। अगर नहीं है तो दैट्स फाइन। ऑल दीज डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक ब्रोकली, पालक, केल,
एंड यू नो अदर ग्रीन जो है, इन सब में कैल्शियम है, नट्स में है, सीड्स में। अच्छा, ग्रीन वेजिटेबल्स हैव कैल्शियम। एब्सोल्युटली, तो यू कैन ऑलवेज, सोय में है, तो ये इन सारी चीजों से आपकी कैल्शियम भी पूरी हो जाती है। बट अगेन ये एक इस चीज को वो बना दिया है, मतलब आप सोचें कि इतनी खवातीन हैं जो जिनको ऑस्टियोपोरोसिस का वो जो है शिकार होती हैं, और वो अच्छा खासा मतलब उनकी डाइट में चीज होती है, दही होती है, दूध होता है, लेकिन फिर भी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? व्हाई आर ऑर्थोपेडिक्स और नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज हो रही होती हैं, या कोई ना कोई जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है, ये हो जाता है जब आपकी डाइट में इतना ज्यादा कैल्शियम भरा हुआ है। चाय तक भी आप दूध के बगैर नहीं पीते हैं, दूध पत्तियां बल्कि बना के पाकिस्तानी कौम को, दैट्स फाइन, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती हूँ उस चीज को, बट मैं उसके हेल्थ इफेक्ट्स को हाईलाइट करना चाहती हूँ कि फिर आप क्वेश्चन करें। सो द थिंग इज कि देयर इज अ लॉट ऑफ अनलर्निंग दैट हैज टू बी डन व्हेन यू आर। और जो इतनी बचपन से हम जो एडवर्टाइजमेंट्स देख रहे हैं और जो बचपन से हम में देख रहे हैं, और फिर हम सालों से, सेंचुरीज से जो मतलब एक कॉन्सेप्ट है जो हमने, तो वो हम अनलर्न कैसे करें? बिकॉज लोग डर जाते हैं, लोग ऑफेंस लेते हैं कि यही, ये तो हमारी पुरानी चीज जा रही है, एंड हाउ कैन यू टेल अस दिस इजंट व्हाट इट इज, दिस इज व्हाट वी बीन टॉट। बट आई थिंक अपना दिमाग खोलना इस चीज के लिए, ओपन माइंडेड होना बहुत जरूरी है। शहद तक की इंडस्ट्री बहुत क्रूअल है, बिल्कुल। जो बीज के साथ, अब एक जमाना था जब आपने शहद पीना होता था तो आप एक खाना होता था, एक छत्ता कहीं होता था, एंड यू टेक इट आउट एंड यू टेक आउट, तो वो एक पर्टिकुलर छत्ता थोड़ा टॉर्चर होता था। अब तो उन बीज को ब्रीड किया जा रहा है, शहद को निकालते हुए उन्हें मारा जा रहा है, वो तकलीफ फील करती हैं। आपकी एक इंस्टा स्टोरी थी जिसपे इट्स प्रूवन। सो आई थिंक एज ह्यूमन काइंड हम क्यों ऐसी चीजें करते हैं जो बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाती है दूसरी लिविंग बीइंग्स को। कोई भी चीज, ऑब्वियसली कोई भी मर्डर या स्लॉटर एथिकल नहीं हो सकता, लेकिन जब हम मास कंजम्पशन के लिए इन सब चीजों को ब्रीड करते हैं और पालते हैं, तो उनकी मौत तो अलग बात, उनकी हम जिंदगी इतनी मिजरेबल करते हैं कि उस इंडस्ट्री में क्यों कंट्रीब्यूट किया जाए। बिल्कुल, सर्कल ऑफ लाइफ तो हमने बिल्कुल खराब कर दिया ना। हम टॉप ऑफ द फूड चेन तो हैं, लेकिन उनको हंट करके मारना और एक पूरे पैक में से एक चीज को लेके खाना बहुत अलग बात है, लेकिन उसको बनाना ही हमारे पेट के लिए, और फिर उसकी क्रूअल तरीके से पालना, इट्स लाइक टेस्ट बड्स। it's just so it's, I feel like we've just become very like, अभी मैंने एक वीडियो देखी, किसी ने अपलोड की थी with नुसरत, वो जो नहीं है स्टेक वाला जो बहुत मशहूर है सॉल्ट पे। अच्छा। एंड ही वाज, वो मुझसे पूरी देखी नहीं गई, लेकिन वो एक कैटल फार्म में था और उसने पीछे कोई बड़ा कोई क्लासिकल म्यूजिक लगाया हुआ था और वो एज ए कंपोजर बना हुआ था, और इर्द गिर्द केज्ड फार्मिंग में भैंसें खड़ी हुई थी। और केज्ड फार्मिंग कितनी क्रूअल होती है आप सोच सकते हैं। जो एक केज में उनको पाला जाता है, वो वहीं रहती है, वहीं उनका दूध निकलता है, वहीं पे उनको मार दिया जाता है, उनकी जिंदगी ही एक केज में होती है। So इस तरह से तो जानवरों को रखा जा रहा है। और you know, so I was watching and I was like, ये कितनी अनएथिकल चीज है कि हमने किसी भी लिविंग चीज की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं रखी। There is no respect to anything that's alive. Yeah, and they are traumatized. और imagine कि हम उनके trauma को consume कर रहे हैं। हम सिर्फ एक प्लेट में जो बनी बनाई चीज आती है वो नहीं हम खाते हैं, हम उनकी एंजाइटी, उनके all that trauma that they go through, उनका ट्रॉमा खाते हैं। एग्जैक्टली, वो सारे, बिकॉज़ उनकी जिंदगी इतनी मिजरेबल है और वो चीज हमें आती है। So that can never make us these things make a difference. What you are, what you eat, and when we're eating miserable things, we're becoming miserable people. Yeah. You know, that's so true. I'm not thinking. Yes, sir, continue. Like एक और mindset भी इस तरह से होता है कि अच्छा अगर सब्जियां खानी है या because मेरी ब्लॉग तो मैंने अभी कुछ अर्सा पहले शुरू किया है, but मेरी one-on-one conversations and you know like one-on-one activism, which I think also is very useful. Okay, so environmental impact. Yeah. So another thing I wanted to really touch on was चलो ethics और animal rights तो अलग बात है। इस वक्त हम एक climate crisis में हैं, हर एक को पता है। ग्लोबल वार्मिंग एक्सपोनेंशियल रेट पे बढ़ रही है, और दुनिया, मतलब जो भी फायर्स भी शुरू हैं, जैसे कि भी बात की है कि it was to create grazing ground for cattle and all. So जिस तरीके से जो ग्रीन हाउस इमिशंस हैं सब कुछ, तो आप प्लीज बताएं कि जो मास प्रोडक्शन है एनिमल्स की for consumption or for animal products or for animal by products,
वो हमारी एनवायरनमेंट के साथ क्या कर रही है। सबसे बड़ा जो है इशू मेरे ख्याल में एनवायरनमेंट का है, नॉट जस्ट बिकॉज मैं एक एनवायरमेंटल साइंस बैकग्राउंड से हूँ, बट ऑल्सो बिकॉज ये अब आहिस्ता आहिस्ता नजर आ रहा है हमें मीडिया में भी। पता नहीं क्यों पाकिस्तान में इस बात के बारे में बात मतलब नहीं की जाती, हालांकि पाकिस्तान इज वन ऑफ द टॉप 10 कंट्रीज, मे बी लाइक टॉप 5 कंट्रीज नाउ, मे बी जो अफेक्ट होंगी, बिकॉज जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी अफेक्ट हो रही है। सबसे पहले हम इफेक्ट हो रही है, फार्मिंग इफेक्ट हो रही है। बिल्कुल, हमारी फार्मिंग इफेक्ट हो रही है, हमारे क्रॉप्स डिस्ट्रॉय होते हैं। तो एनिमल एग्रीकल्चर मतलब एक लीडिंग कॉज है, ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लैनेट, यू नो, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लैनेट के लिए इट्स वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज। तो जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं और जो इस वक्त बहुत कम है पाकिस्तान में, जो भी इस वक्त एक्टिव एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनको उनको रियली पॉन्डर ओवर इट, यू नो, लाइक this is perhaps the first thing that they should talk about more than anything else. Yes, plastic pollution is there, ocean pollution is there, our oceans are getting polluted and everything, that's all there, but a lot of like major contribution जो है वो animal agriculture के through होती है। मतलब even not just slaughtering animals but raising animals for meat, raising animals, eggs, yeah. It consumes a huge amount of energy, ठीक है, like yeah. more greenhouse gas emissions than the whole transport industry combined, you can say, ठीक है। और लाहौर में रहते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से इतनी एयर पोल्यूशन देखी है। You've also lived in Lahore, you also live in Lahore, so yeah. you can also see कि smog का issue कितना ज़्यादा होता है, हमें जैसे weather change होता है smog issues आना शुरू हो जाते हैं। And then also animal agriculture के through हम आहिस्ता आहिस्ता एक mass extinction of species देखते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा land जो मेरे पैदाइश से लेके अब तक I think 500,000 species have gone extinct, जो कि कभी नहीं आएंगी। बिल्कुल, और मतलब कि अनबिलीवेबल कि हमने इस दुनिया के साथ क्या किया। By 2048 we are looking at fishless oceans, ठीक है, इस तरह की and then the amount of land and water that is consumed, और in the midst of world hunger, जबकि वो सारा खाना, वो सारा feed जो है that can be used to feed people is going in to feed animals। बिल्कुल, ठीक है। अगर दुनिया का हर इंसान अपनी एनिमल के प्रोडक्ट की कंजम्पशन, चाहे मीट हो, चाहे डेयरी हो, चाहे कुछ भी हो, उसको अगर 50% भी कम कर ले, तो आपको लगता है कि एक ये इम्पैक्ट करेगा एनवायरनमेंट? बहुत ज्यादा, बहुत हाईली इम्पैक्ट करेगा। अगर आप हफ्ते में इसको मतलब अगर आप बाय मंथली स्टार्ट करें एंड ग्रेजुअली कम टू इट, बिकॉज जब हम एथिक्स की बात करते हैं अगेन, तो फिर तो दिल करता है कि यार नॉट इवन वंस, ठीक है, पर अगर आप अभी यू नो लाइक नो जजिंग, बट लाइक इफ यू फील कि यू नो अभी इट्स हार्ड फॉर यू, तो ठीक है, इसको कम कर दें, उसको एंड एजुकेट योरसेल्फ, कम कर दें, और आपकी जिंदगी हेल्थियर हो जाएगी और आप एक अच्छा इम्पैक्ट डाल रहे हैं दुनिया पे। बिल्कुल, एंड आई थिंक दैट्स लाइक ठीक है, घर में बैठ के लोग बहुत लाइक एक्सेलेंट एक्टिविज्म ऑन सोशल मीडिया सब कुछ कर रहे होते हैं, बट दिस इज आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन दैट यू कैन मेक टू, आई थिंक सो टू। एंड जब आप पर्सनली इस तरह की कंट्रीब्यूशन करते हैं, अपने लाइफस्टाइल में ये चेंज डालते हैं, तो आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो आपसे इंस्पायर होके देखते हैं कि ये चीज पॉसिबल है और हम कर सकते हैं। मुझे पता है कि मेरे जो मैंने मीट कंजम्पशन अपनी बहुत कम कर दिया है, और जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं, और अब मेरा दिल भी नहीं इतना चाहता कि यू स्टॉप क्रेविंग इट, यू क्रेव व्हाट यू रियलाइज कि ये इसलिए क्योंकि जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं उन्होंने किया। मेरे एक दो जानने वाले हैं कराची बेस्ड, दे हैव डन इट एंड इट रियली हेल्प्स। जब मैं आपका ब्लॉग देखती हूँ, it helps me even more, so I hope कि जो लोग ये देख रहे हैं, you know, they're inspired by this. Okay, well, I was going to wrap up, but if you would like to conclude with the point. Well, I would it's okay, but I'd just like to say कि like मतलब मुझे ये होता है कि मुझे अक्सर जो है ये क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ती है कि मैं प्रीच कर रही हूँ, या मैंने अब शुरू कर दिया है, तो शायद मैं अब उसको भी जो है अपनी, लेकिन मेरा इट्स माय राइट कि मैं जो हूँ ठीक बात के बारे में बात करूँ, और स्पेसिफिकली ये